लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था वांगजी वेइंग पर साइलेंस स्पेल लगा देता है ताकि वो लैन शिचैन से कुछ बोल ना सके। लैन शिचैन वांगजी से कहता है कि ऐसा बहुत कम ही होता है कि तुम किसी को यहाँ लेकर आते हो और अब तुम्हें अपने गेस्ट को इस तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और फिर लैन शिचैन वेइंग की साइलेंस स्पेल हटा देता है। अब लैन शिचैन जैसे ही वहां से जाता है, वांगजी अपने डिसाइपल्स को ऑर्डर देता है कि उसे अंदर लेकर आओ। लैंग जिंगई वांगजी से पूछता है कि हंगुन जुन हम इसे कहाँ लेकर जाएं? तो वांगजी जिंगशी बोल देता है। जिंगशी वांगजी का प्राइवेट रूम था और उसमें किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। तो जैसे ही वांगजी जिंगशी का नाम लेता है, वहां खड़े सारे लैन क्लैन के मेंबर्स शॉक्ड हो जाते हैं। वेइंग को नहीं समझ आ रहा था कि वो लोग ऐसे शॉक्ड क्यों हो गए। तो जिंगई वेइंग को बताता है कि जिंगशी हंगुन जिंग का प्राइवेट रूम है और वहाँ वो किसी को नहीं बुलाते, इवन वहाँ की सफाई भी वो खुद ही करते हैं। वांगजी कुछ सीरियस मैटर डिस्कस करने लैन चिरैन के पास गया था और वेइंग को जबरदस्ती वांगजी के रूम जिंगशी में भेज दिया गया था। वांगजी के रूम से जाते ही वेइंग ने क्लाउड रेसेस में इधर उधर घूमना शुरू किया, लेकिन उसे सच में विश्वास हो गया कि बिना जेट टोकन के वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि माउंटेन पर कुछ ऐसे बैरियर्स लगे थे जो बिना जेट टोकन के नहीं हट सकते थे। हारकर उसे वापस जिंगशी में आना पड़ा और सोचने लगा मुझे यहाँ से बाहर निकलना ही है। अभी कुछ देर पहले दाफन माउंटेन पर जब मैंने वनिंग को बुलाया था, साफ दिख रहा था कि उसका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। मुझे उससे वापस मिलना है और जानना है कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। अब वेइंग कुछ स्मेल करने लगता है। वो सैंडलवुड की स्मेल होती है। फिर बोलता है कि ऐसी सेम स्मेल वांगजी की बॉडी से भी आती है। वो इधर उधर जिंगशी में घूमने लगता है कि तभी उसका पैर फर्श पर लगे एक बोर्ड पर पड़ता है। उसने बोर्ड पर खटखटाकर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ है। अब उसने बोर्ड हटाकर देखा तो वो शॉक्ड रह गया। उसके लिए यही बात बहुत बड़ी शॉकिंग थी कि वांगजी के पास एक सीक्रेट जगह भी है। और जब उसने उस सीक्रेट जगह में देखा तो वहाँ 7-8 एम्परर्स इस्माइल के जार रखे हुए थे। वो ये देखकर और भी शॉक्ड रह गया और सोचने लगा, पहले एक बार मैं गलती से एम्परर्स इस्माइल क्लाउड रेसेस में ले आया था तो उसने मुझे सजा दी थी, मेरे ऊपर पेनल्टी लगाई थी, और अब खुद अपने रूम में एम्परर्स इस्माइल छुपा के रखा हुआ है। ये लैंग वांगजी सच में बहुत बदल गया है। और उसमें से एम्प्रेस इस्माइल का जार उठाकर पीने लगता है। उसे पूरा पी लेने के बाद वो उसमें पानी भरकर लिड वापस लगाकर और उसे रख देता है, बोर्ड बंद कर देता है। अब वो फिर से सोचने लगता है कि बाहर निकलने के लिए जेट टोकन कैसे अपनाया जाए। फिर उसे आइडिया आता है कि क्यों ना वो कोल्ड स्प्रिंग में जाए। कोल्ड स्प्रिंग में सारे मेंबर्स अपने कपड़े निकाल कर और फिर वहां नहाने जाते हैं। इस बात का वो फायदा उठा पाएगा और किसी के भी कपड़े में से जेट टोकन चुरा सकेगा। ऐसा सोचकर वो कोल्ड स्प्रिंग में जाता है। वहां वो देखता है कि ऑलरेडी कोई कोल्ड स्प्रिंग में था। अब वो जेट टोकन चुराने के लिए आगे बढ़ता है और मन ही मन बोलने लगता है कि आप जो भी हैं ब्रदर, प्लीज पीछे मुड़ के मत देखना। मैं आपको यहाँ नहाते हुए देखने नहीं आया हूँ, मैं बस आपका जेट टोकन चुराने आया हूँ। नोवेल में हमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि जो उस वक्त कोल्ड स्प्रिंग में था वो काफ़ी टॉल था, उसकी स्किन बहुत फेयर थी, बाल ब्लैक थे जो कि पानी की वजह से एक जगह सारे गैदर्ड हो गए थे। अब तो सब समझ ही गए होंगे। ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फेयरी प्रिंस हंगुंग जुन। क्योंकि वेइंग को सिर्फ उसकी बैक दिखाई दे रही थी, उसे बैक पर बने वो कोड़े के निशान दिखाई दिए। वेइंग सोचने लगा कि इस इंसान ने ऐसा क्या क्राइम किया होगा जो इसको इतने सारे कोड़े मारे गए हैं। तभी वांगजी पलटकर देखता है और बोलने लगता है, कौन है उधर? और बीचिन हाथ में ले लेता है। बीचिन को देखकर वेइंग समझ जाता है कि ये तो हंगुंग जुन है और वहां से भागने लगता है। तभी उसको जिंगई देख लेता है और उससे कहता है कि तुम भाग क्यों रहे हो? क्लाउड रेसेस में भागना मना है। वेइंग लैन जिंगई और लैन सुजुई को देखकर सोचने लगता है, ये परफेक्ट टाइमिंग है, अब तो मुझे पक्का क्लाउड रेसेस से निकाल दिया जाएगा। और उन दोनों के सामने जानबूझ के बोलने लगता है, मैंने सच में कुछ नहीं देखा और मैं यहाँ हंगुन जुन को नहाते देखने नहीं आया था।
ऐसा उसने इसीलिए कहा था क्योंकि हंगुंग जुन अपने सारे शिष्यों के बीच में बहुत रेस्पेक्टेड था, उसकी सब बहुत रेस्पेक्ट करते थे और हंगुंग जुन के साथ कोई ऐसी हरकत करता तो वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। ये सुनते ही लान जिंगई गुस्से में वेइंग से बोला, तुम घटिया कट स्लीव कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंगुंग जुन को नहाते हुए देखने की। चाइना में एक्चुअली कट स्लीव वर्ड होमोसेक्सुअल के लिए यूज किया जाता है और स्पेशली मेल के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए जिंगई ने वेइंग को कट स्लीव कहा था। वेइंग और भी ज्यादा जिंगई को उकसाने के लिए बोलने लगा, नहीं नहीं मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में बिल्कुल भी नहीं देखा कि हंगुंग जुन बिना कपड़ों के कैसे दिखता है। जिंगई कहता है, झूठ बोलना बंद करो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम अपना मुंह छुपाए इधर उधर भाग नहीं रहे होते। वेइंग अपना फेस छुपाते हुए बोला, जोर से बोलना बंद करो, क्लाउड रिसेस में शोर करना मना है। तभी वांगजी व्हाइट रोब पहने हुए कोल्ड स्प्रिंग से बाहर निकल कर आता है। लैन जिंगई वांगजी से कहता है, हंगुंग जुन, ये मोशन्यू सचमुच में बहुत घटिया है। आपने इसे क्लाउड रेसेस में आने दिया क्योंकि इसने मो विलेज में हमारी मदद की थी, लेकिन इसने जिंगई अपनी बात कंप्लीट ही करने वाला होता है कि तभी हंगुंग जुन उसको और सिजुई को वहां से जाने के लिए बोल देता है। अब वांगजी वेइंग को भी बोलता है, चलो चलें, और उसका कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए जिंगशी में ले जाता है। वेइंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो, और वांगजी उससे कहता है कि जो भी क्लाउड रेसेस में शोर मचाते हैं उन्हें साइलेंस कर दिया जाता है। वेइंग घबराते हुए बोलता है, प्लीज साइलेंस स्पेल मत यूज करना, अब मैं नहीं चिल्लाऊंगा। और मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने हंगुन जुन को नहाते हुए देखा। मैं सोच रहा था कि अब तो मैं पक्का क्लाउड रेसेस से निकाल दिया जाऊंगा, लेकिन कब से लैंस एक्ट ये बर्दाश्त करने लगे। लाओ वांगजी सचमुच में बहुत बदल गया है। वांगजी वेइंग को खींचते हुए जिंगशी में लेकर आया और उसे बेड पर फेंक दिया। वेइंग कहता है, हंगुन जुन, तुम मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं कर सकते। तभी लैन क्लैन की बैल बजती है, जिसका मतलब है कि 9 बज चुके हैं और ये अब बेड टाइम है। वांगजी बैल सुनते ही वेइंग से कहता है, 9 बज चुके हैं और जाकर सो जाओ। वेइंग पूछने लगता है, फिर तुम कहाँ सोओगे? तो वांगजी कहता है, मैं आगे वाले कंपार्टमेंट में सो रहा हूँ। वेइंग मन ही मन सोचने लगता है कि वांगजी मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं कौन हूँ। लेकिन पास्ट में मेरी और वांगजी की काफी लड़ाइयाँ हुई हैं, अगर वो मुझे पहचान जाता तो पक्का लड़ाई करता। पास्ट में मैं कुछ भी करता था तो वांगजी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं इतने सारे मेथड्स अपना चुका हूँ, लेकिन वांगजी फिर भी सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। और नहाते वक्त जो मैंने उसकी चेस्ट पर मार्क देखा था, वो बिल्कुल साइज एंड शेप में वैसा ही क्यों है जैसा मेरी चेस्ट पर था। वेइंग यही सब सोचता रहता है, रात को बहुत सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आ पाती। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं वांगजी के कंपार्टमेंट में जाकर उसका जेड टोकन चुराने की कोशिश करूं। ऐसा सोचकर वो वांगजी के कंपार्टमेंट में गया और उसके कपड़ों में जेड टोकन ढूंढने लगा। जब उसे जेड टोकन नहीं मिला तो वो सोचने लगा कहीं वांगजी ने जेड टोकन को अपनी बॉडी पे तो नहीं छुपाया है, और वो उसके कपड़े हटाने लगा। तभी वांगजी ने धीरे से अपनी आंखों को खोला। वेइंग ने जल्दी से अपने दिमाग में सोचा और जाकर वांगजी के पास लेट गया। वो सोच रहा था कि वांगजी को फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर मैं इस तरीके से वांगजी के पास जाकर लेटूंगा और उसे टच करूंगा तो वो पक्का मुझे क्लाउड रिसेस से बाहर निकाल देगा। वांगजी उससे कहता है, मेरे ऊपर से हटो। लेकिन वेइंग कहता है कि मैं नहीं हटूंगा। वांगजी उससे फिर से घूरते हुए कहता है कि मेरे ऊपर से हटो, लेकिन वेइंग कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ सोना अलाउ कर रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ तो होगा ही। अब वांगजी उससे कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में यही चाहते हो?
वेइंग कुछ कह पाता इससे पहले वेइंग को अपनी बॉडी पे थोड़ी नमनेस फील हुई और उसकी बॉडी वांगजी से चिपकी रह गई। वांगजी ने वेइंग पर बॉडी स्पेल लगा दी थी जिससे वेइंग अब हिल नहीं सकता था। और वांगजी फिर बोला कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो अब पूरी रात फिर ऐसे ही रहो। वेइंग फिर से सोचने लग जाता है आखिरकार इन दिनों में वांगजी को हुआ क्या कि वांगजी ऐसा हो गया, और फिर दोनों वैसे ही सो जाते हैं। ओके गाइज, आई नो मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ ऑडियो क्लिप्स ऐड करना शुरू करूंगी, लेकिन पता नहीं क्यों ऑडियो क्लिप्स में कुछ ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है जो कॉपीराइट दे रहा है, तो इसलिए मैं ऑडियो ड्रामा नहीं यूज़ कर पाई। आई एम सॉरी गाइज। मैं कोशिश करूंगी कि किसी तरीके से मैं ऑडियो क्लिप ऐड कर पाऊँ, लेकिन तब तक आपको मेरी ही आवाज़ में सुनना पड़ेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। बाय बाय।